नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कानूनी मामले की गहराई में जाएंगे। जी। ये उच्चतम न्यायालय के एक हालिया फैसले से जुड़ा है। जुप्पल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य। हाँ, ये काफी चर्चित रहा। हमारे पास इस फैसले से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। मामला मतलब एक कॉलेज प्रमुख का है, जी। जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने कॉलेज की मान्यता लेने के लिए एक जाली फायर सेफ्टी एनओसी मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। लेकिन पेच ये था, और ये बड़ा दिलचस्प है, कि जिस इमारत के लिए ये एनओसी कथित तौर पर इस्तेमाल हुई, हाँ। उसके लिए कानूनी तौर पर ऐसी एनओसी की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, ये तो अजीब बात है ना? तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इस केस के जरिए ये समझें कि अपना भारतीय कानून छल और कूटरचना मतलब धोखाधड़ी और जालसाजी को कैसे देखता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या कोई दस्तावेज सिर्फ जाली होना ही अपने आप में अपराध बन जाता है, या फिर उसके पीछे का इरादा, नतीजा, वो सब भी उतना ही मायने रखता है? बिल्कुल, इरादा और नतीजा बहुत अहम है कानून में। तो चलिए इस केस के तथ्यों और उच्चतम न्यायालय के तर्क को जरा बारीकी से समझते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है जुप्पल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी से। ये JVRR एजुकेशन सोसाइटी के प्रमुख थे जी। और इनकी सोसाइटी 2016 से एक कॉलेज चला रही थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉलेज की इमारत की ऊंचाई थी 14.20 मीटर्स। हाँ, ये ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हम आगे देखेंगे। तो जुलाई 2018 में क्या हुआ, कुर्नूल के जिला अग्निशमन अधिकारी ने एक शिकायत दर्ज कराई। अच्छा। आरोप यह था कि कॉलेज ने स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए एक जाली फायर सेफ्टी एनओसी जमा की है। शिकायत में कहा गया कि ये एनओसी कथित तौर पर सहायक जिला अग्निशमन अधिकारी ने जारी की थी। और इसी शिकायत पे फिर FIR हुई होगी? जी हाँ, बिल्कुल। 15 जुलाई 2018 को FIR दर्ज हुई और धाराएं की गंभीर थीं। IPC की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, छल, हाँ, 465 यानी जालसाजी या कूटरचना, 468 जो धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी है, और 471 मतलब जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना। बाप रे, तो काफी संगीन आरोप थे। बिल्कुल, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कुछ अहम बातें सामने आई। क्या पता चला? पहली बात तो ये कि जिला अग्निशमन अधिकारी के दफ्तर से ऐसी कोई एनओसी जारी ही नहीं हुई थी। अच्छा, मतलब दस्तावेज वाकई में गड़बड़ था? लगता तो है। और दूसरी बात, मान्यता के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT को उस कथित एनओसी की सिर्फ एक फोटोकॉपी दी गई थी। ओरिजिनल नहीं? नहीं, असली दस्तावेज कभी पेश ही नहीं किया गया, सिर्फ फोटोकॉपी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपने शुरू में इमारत की ऊंचाई बताई थी, हाँ, 14.2 मीटर। जी, तो भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के नियम बिल्कुल साफ हैं। वो कहते हैं कि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले शैक्षणिक भवनों के लिए फायर सेफ्टी एनओसी अनिवार्य है ही नहीं। अच्छा, तो मतलब कानूनी तौर पर इनको जरूरत ही नहीं थी उस एनओसी की? बिल्कुल नहीं थी। इनकी इमारत तो सिर्फ 14.20 मीटर ऊंची थी। तो जिस दस्तावेज को लेकर इतना बड़ा मामला बना, उसकी कानूनी जरूरत ही नहीं थी। ये तो पूरा मामला ही पलट देता है। और कहानी में एक और परत भी थी शायद, FIR से पहले कुछ हुआ था। हाँ, बिल्कुल। इस FIR से पहले ही रेड्डी की सोसाइटी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की हुई थी। किस लिए? उन्होंने याचिका में यही कहा था कि क्योंकि उनकी इमारत 15 मीटर से कम ऊंची है, तो शिक्षा विभाग को बिना फायर एनओसी मांगे ही उनके कॉलेज की संबद्धता का नवीनीकरण करना चाहिए। और हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने उनकी बात मान ली थी। 25 अप्रैल 2018 को, मतलब FIR से पहले, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वो बिना एनओसी के ही नवीनीकरण करें। तो ये तो उनके पक्ष में फैसला था। जी, पर जब विभाग ने इसका पालन नहीं किया तो रेड्डी की सोसाइटी ने उनके और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। ओहो, तो मतलब पहले हाईकोर्ट का आदेश, फिर उसका पालन न होना, फिर अवमानना की कार्रवाई, और उसके बाद ही FIR? बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता यानी रेड्डी का ये तर्क था कि ये FIR असल में उन्हें परेशान करने और डराने धमकाने के लिए की गई है। मतलब एक तरह की जवाबी कार्रवाई? हाँ, उनका कहना था कि क्योंकि वो हाई कोर्ट में अपना केस जीत रहे थे और अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला चला रहे थे, इसलिए ये FIR दर्ज कराई गई। ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, ऐसा उनका तर्क था। तो ये मामला तो वाकई बड़ा पेचीदा था। एक तरफ जाली दस्तावेज का आरोप है, दूसरी तरफ उसकी कानूनी जरूरत ही नहीं है,
ऊपर से हाई कोर्ट का आदेश भी है और साथ में बदले की कार्रवाई का इल्जाम भी लग रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सारे पेज थे इसमें। तो आखिरकार ये मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। वहां अदालत के सामने मुख्य सवाल क्या था, किस बात पर फैसला होना था? देखिए, उच्चतम न्यायालय के सामने मुख्य सवाल यही था कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए क्या आईपीसी की धारा 420 यानी छल और कूटरचना से जुड़ी जो बाकी धाराएं थीं, उनके तहत अपराध बनता भी है या नहीं? मतलब क्या अपराध के सारे जरूरी तत्व जो कानून मांगता है वो यहाँ मौजूद थे? एकदम सही, अदालत को यही देखना था। तो चलिए इसी विश्लेषण को समझते हैं। सबसे पहले धारा 420 यानी छल या धोखाधड़ी की बात करते हैं। अदालत ने इसे कैसे देखा इस केस में? हाँ, तो धारा 420 के लिए मतलब इसके तहत किसी को दोषी ठहराने के लिए दो मुख्य बातें साबित करनी होती हैं। क्या है वो? पहली कि आरोपी ने धोखा दिया, कोई गलत बयानी की, कानून में इसे मिथ्या व्यपदेशन कहते हैं। और दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि इस धोखे से उसने बेईमानी से या कपटपूर्वक मतलब गलत इरादे से सामने वाले को उकसाया। उकसाया किस लिए? कि वो कोई ऐसा काम करे जो वो वरना नहीं करता और जिससे उस काम करने वाले को या किसी और को नुकसान हो। ठीक है, धोखा और उससे उकसाकर नुकसान करवाना। हाँ, और यहाँ ये बेईमानी से उकसाना वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि इरादा गलत तरीके से फायदा उठाने का होना चाहिए, जिसे कानून सदोष लाभ कहता है, या फिर गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का होना चाहिए, जिसे सदोष हानि कहते हैं। मतलब सिर्फ धोखा देना ही काफी नहीं है? नहीं, सिर्फ धोखा देना छल नहीं है, जब तक कि उसके पीछे ये बेईमानी वाला इरादा ना हो और नतीजे में किसी को गलत लाभ या हानि ना हुई हो। तो इस केस में जो पल्ली रेड्डी वाले मामले में अदालत ने क्या पाया? क्या उनके काम में ये बेईमानी से उकसाने वाला तत्व मौजूद था? अदालत ने कहा नहीं, यहाँ बेईमानी से उकसाने वाला तत्व गायब था। क्यों? क्या तर्क दिया अदालत ने? तर्क वही था जो हमने पहले डिस्कस किया। रेड्डी कानूनी तौर पर बिना एनओसी के ही मान्यता पाने के हकदार थे। क्यों? क्योंकि उनकी इमारत की ऊंचाई नियम के तहत थी। अच्छा, हाँ। तो इसलिए उस कथित जाली एनओसी को जमा करने से न तो रेड्डी या उनकी सोसाइटी को कोई ऐसा फायदा मिला जिसके वो हकदार नहीं थे, मतलब कोई सदोष लाभ नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, और न ही मान्यता देने वाले प्राधिकरण यानी एससीईआरटी को कोई नुकसान हुआ, मतलब कोई सदोष हानि भी नहीं हुई। क्यों? नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्राधिकरण को तो वैसे भी मान्यता देनी ही थी, चाहे एनओसी जमा होती या नहीं होती। कानून के हिसाब से उन्हें मान्यता देनी पड़ती, क्योंकि इमारत की ऊंचाई 15 मीटर से कम थी। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब अदालत ये कह रही है कि अगर कोई जाली दस्तावेज इस्तेमाल भी हुआ, हाँ, लेकिन उस दस्तावेज की वजह से हाँ, कोई ऐसा काम हुआ जो वैसे भी होना ही था, कानूनन होना था, जी बिल्कुल, तो उसे कानूनी तौर पर छल नहीं माना जाएगा। जी क्योंकि उससे कोई वास्तविक गलत फायदा या नुकसान हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही समझिए आप। अदालत ने इसी बात पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी को सजा देने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि जो गलत बयानी की गई वो एक महत्वपूर्ण तथ्य था। महत्वपूर्ण तथ्य? हाँ, मतलब ऐसा तथ्य जिसने दूसरे पक्ष को कुछ ऐसा करने पर मजबूर किया जो वो वरना नहीं करता और जिससे उसे नुकसान हुआ। इस मामले में एनओसी की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, ये तो तय था। तो उसका जाली होना या ना होना मान्यता देने के फैसले के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। वो एक क्या कहते हैं अप्रासंगिक तथ्य बन गया। और हाईकोर्ट का जो पहले का आदेश था वो भी इसी बात को पुख्ता कर रहा था कि मान्यता तो मिलनी ही चाहिए थी। इसे अगर सरल शब्दों में समझने की कोशिश करूं, मान लीजिए किसी क्लब में एंट्री के लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन कोई नकली पहचान पत्र दिखाकर अंदर चला जाए, तो क्या उसे नकली पहचान पत्र इस्तेमाल करने का दोषी माना जाएगा, जबकि पहचान पत्र की जरूरत ही नहीं थी? शायद अदालत का तर्क कुछ ऐसा ही है। हाँ, काफी हद तक यही बात है। कानूनी नतीजे के लिए जो काम किया गया, जैसे जाली दस्तावेज देना, और जो परिणाम हुआ, जैसे मान्यता मिलना, उनके बीच एक सीधा संबंध होना जरूरी है। कारण कार्य संबंध। जी बिल्कुल, और वो संबंध भी ऐसे मुद्दे पर होना चाहिए जो मायने रखता हो, जो महत्वपूर्ण हो। यहां वो संबंध ही टूट गया क्योंकि एनओसी अप्रासंगिक थी। उसे देने या ना देने से अंतिम निर्णय पर फर्क ही नहीं पड़ना था। समझ गई। ये तो हुई छल यानी धारा 420 की बात। अब वो जो दूसरे आरोप थे, कूट रचना यानी जालसाजी वाले, धारा 465, 468, 471, उनका क्या हुआ? देखिए, वहां भी अदालत को अपराध के तत्व नहीं मिले। धारा 465 है कूट रचना यानी फौजरी।
हाँ, दस्तावेज बनाना। जी, इसके लिए साबित करना होता है कि आरोपी ने खुद वो जाली दस्तावेज बनाया था। इस मामले में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया कि रेड्डी ने वो एनओसी बनाई थी। अच्छा। और याद है हमने पहले बात की थी, असली दस्तावेज तो कभी मिला ही नहीं था। हाँ, सिर्फ फोटोकॉपी थी। जी, तो बनाने का सबूत नहीं था। थी छल के इरादे से जालसाजी। हाँ, फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग। और 471 थी जाली दस्तावेज को असली के तौर पर इस्तेमाल करना। इनका क्या हुआ? ये धाराएं भी लागू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि धारा 468 के लिए जरूरी है कि जालसाजी छल करने के इरादे से की गई हो। और अदालत पहले ही कह चुकी कि छल हुआ ही नहीं। बिल्कुल, जब मूल अपराध यानी छल ही साबित नहीं हुआ तो उस छल के लिए जालसाजी करने का सवाल ही नहीं उठता। सही बात है। इसी तरह धारा 471 के लिए जाली दस्तावेज को बेईमानी से या कपटपूर्वक इस्तेमाल करना जरूरी है। और यहाँ भी वही बात आ गई। हाँ, क्योंकि अदालत ने पाया कि न तो कोई सदोष लाभ हुआ न सदोष हानि, इसलिए बेईमानी या कपट का तत्व भी गायब था। इस्तेमाल हुआ होगा पर बेईमानी से नहीं। तो यहाँ भी वही बात बार बार सामने आ रही है, इरादा और नतीजा। बिल्कुल, मतलब कानून में किसी भी अपराध के लिए सिर्फ गलत काम करना, जिसे आप शायद एक्टस रेस कहते हैं। जी हाँ, एक्टस रेस यानी गिल्टी एक्ट। वो काफी नहीं होता, उसके पीछे एक गलत इरादा होना, जिसे मेंसरिया कहते हैं। मेंसरिया यानी गिल्टी माइंड। हाँ, वो भी साबित करना पड़ता है। तो इस केस में अदालत को लगा कि भले ही एक दस्तावेज जाली हो सकता है, संभावित एक्टस रियस, लेकिन उसके इस्तेमाल के पीछे कानूनी तौर पर परिभाषित बेईमानी या छल का इरादा मेंसरिया और उसका नतीजा वो साबित नहीं हो रहा था। आपने बिल्कुल सही समझा। आपराधिक कानून में मेंसरिया यानी आपराधिक मनस्थिति का सिद्धांत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत में यही पाया कि जो निचली अदालतें थीं या हाईकोर्ट, उन्होंने इन कानूनी बारीकियों पर ठीक से विचार नहीं किया था, सिर्फ दस्तावेज जाली होने पर फोकस कर लिया शायद। अच्छा। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने रेड्डी के खिलाफ जो आपराधिक कार्रवाई चल रही थी उसे रद्द कर दिया। ये फैसला तो वाकई कानून की व्याख्या को समझने में बहुत मदद करता है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछता है कि जो हुआ क्या वो कानून की नज़र में वाकई मायने रखता था, उसकी अहमियत थी। बिल्कुल। और ये मामला हमें भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं की बारीकियों की ओर ले जाता है। और हाँ, यहाँ ये जानना भी शायद ठीक रहेगा कि अब देश में नया आपराधिक कानून लागू हो गया है। हाँ, भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS। जी, तो जो आईपीसी की धारा 420 थी, उसके प्रावधान अब बीएनएस की धारा 318 में शामिल किए गए हैं। तो भविष्य में अगर ऐसे मामले आएंगे तो उन पर ये नई धारा लागू होगी। अच्छा, तो क्या हमें इस पर थोड़ी बात करनी चाहिए? क्या नए कानून में भी यही सिद्धांत लागू होते हैं? बीएनएस की धारा 318 छल को कैसे परिभाषित करती है? क्या कुछ बदला है? हाँ, देख लेते हैं। बीएनएस की धारा 318 काफी हद तक आईपीसी 420 के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाती है, लेकिन थोड़ी और स्पष्टता के साथ ऐसा लगता है। कैसे? ये कहती है कि छल तब होता है जब कोई व्यक्ति पहला किसी को धोखा देकर, बेईमानी से या कपटपूर्वक उसे कोई संपत्ति देने या रखने की सहमति देने के लिए उकसाता है। ये तो संपत्ति वाला मामला हो गया। ठीक है, जैसा पहले था। हाँ? या दूसरा, जानबूझकर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम करने या न करने के लिए उकसाता है जो वो धोखा न दिए जाने पर नहीं करता। और जिस काम या काम न करने से उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान होता है या होने की संभावना है। तो इसमें भी दो तरह के छल की बात है, एक संपत्ति से जुड़ा, दूसरा किसी कार्य या लोभ से जिससे नुकसान हो। हाँ, और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं नए कानून के हिसाब से? बताइए। पहला, धोखा देना, प्रवंचना, वो तो है ही। दूसरा, इरादा। संपत्ति वाले मामले में इरादा बेईमानी या कपट का होना चाहिए, मतलब वही सदोष लाभानी वाला इरादा। ठीक। लेकिन जो दूसरा वाला मामला है, कार्य या लोप वाला, उसमें इरादा सिर्फ जानबूझकर उकसाने का होना काफी है। अच्छा, ये एक फर्क है, बेईमानी शब्द नहीं है। हाँ, वहां इंटेंशनली या जानबूझकर शब्द इस्तेमाल हुआ है। तीसरा तत्व है धोखे के कारण व्यक्ति का वैसा कार्य करना जो वो वरना नहीं करता। और चौथा, उस कार्य से व्यक्ति को किसी न किसी तरह का नुकसान होना, शरीर, मन, प्रतिष्ठा, संपत्ति या कम से कम नुकसान होने की संभावना होना। यहाँ ये इरादे वाला फर्क थोड़ा और समझना पड़ेगा। संपत्ति के मामले में बेईमानी जरूरी है,
मतलब गलत लाभ या हानि का इरादा। पर दूसरे मामले में, जहां कोई काम करवाया या रुकवाया जा रहा है, वहां सिर्फ जानबूझकर उकसाना काफी है, अगर उससे नुकसान हो रहा हो तो। सही पकड़ा आपने। ये एक महत्वपूर्ण बारीकी लगती है। उदाहरण से समझे तो, मान लीजिए कोई आपको धोखा देकर आपकी जमीन अपने नाम करवा ले। ये पहला प्रकार है, यहाँ बेईमानी का इरादा साबित करना होगा। ठीक। लेकिन मान लीजिए कोई आपको धोखा देकर किसी ऐसी जगह भेज दे जहां आपको चोट लग जाए। ये दूसरा प्रकार हो सकता है। यहाँ शायद सिर्फ ये साबित करना हो कि उसने जानबूझकर आपको वहां भेजा और आपको चोट लगी, भले ही उसे सीधे तौर पर कोई संपत्ति का लाभ ना हुआ हो। ये दिलचस्प है। हाँ, एक और बात, नई धारा ये भी स्पष्ट करती है कि धोखा सिर्फ झूठ बोलकर ही नहीं बल्कि सच को बेईमानी से छिपाकर भी दिया जा सकता है। अच्छा। एक्टिव कंसीलमेंट। और ये धारा भी पुरानी धारा की तरह ही धोखे और नुकसान के बीच सीधे कारण कार्य संबंध पर जोर देती है। कॉजल लिंक होना चाहिए। और नुकसान का दायरा भी काफी व्यापक रखा गया है, शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा संबंधी या आर्थिक। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि नया कानून भी जुपल्ली रेड्डी केस में उच्चतम न्यायालय ने जो सिद्धांत सामने रखे उन्हीं को मजबूत कर रहा है। हाँ, लगता तो यही है। मतलब सिर्फ दस्तावेज का जाली होना या कोई गलत बयानी करना ही अपने आप में काफी नहीं है। उसके पीछे का इरादा क्या था, उसकी प्रासंगिकता क्या थी मामले में, और उसका वास्तविक परिणाम क्या हुआ, ये सब कानून की नजर में बहुत मायने रखता है। निश्चित रूप से ये कानून की व्याख्या में एक तरह की निरंतरता को दिखाता है। इरादा और संदर्भ हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आईपीसी हो या बीएनएस। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? इस फैसले का निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गलत या जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करता है, हाँ, लेकिन उस दस्तावेज की कानूनी तौर पर जरूरत ही नहीं थी, जैसे इस केस में एनओसी की, जी, और उसके इस्तेमाल से किसी को गलत तरीके से लाभ या हानि पहुंचाने का न तो इरादा था और न ही ऐसा वास्तव में हुआ, तो उसे आईपीसी या अब बीएनएस के तहत छल या उससे जुड़ी कूट रचना के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मामले की सारी परिस्थितियां और कानूनी जरूरतें देखना सर्वोपरि है। बिल्कुल। ये केस आपराधिक कानून के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को फिर से सामने लाता है, मेंस रिया, यानी आपराधिक इरादे का महत्व। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ किसी काम को कर देना, वो एक्टस रियस, अपराध साबित करने के लिए काफी नहीं है जब तक उसके पीछे कानून द्वारा परिभाषित गलत इरादा यानी मेंस रिया साबित न हो जाए। एकदम सही कहा आपने। और ये फैसला धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे मामलों में हर तथ्य और परिस्थिति की कितनी बारीकी से जांच करने की जरूरत है, इस पर भी जोर देता है। सतही तौर पर देखने से गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। इस मामले पर विचार करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो शायद आगे सोचने के लिए है। हाँ, बताइए। इस केस में तो खैर असली दस्तावेज मिला ही नहीं, सिर्फ फोटोकॉपी थी। लेकिन आज का युग तो डिजिटल है। जी हाँ। जहां दस्तावेजों की नकल बनाना, उन्हें बदलना, फैलाना कितना आसान है, वहां जालसाजी साबित करना कितना मुश्किल या आसान हो गया है, खासकर जब ओरिजिनल और कॉपी का फर्क ही कई बार मिट जाता है। ये बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। डिजिटल फोरेंसिक की चुनौतियां और तकनीकें दोनों बड़ी हैं। और दूसरा पहलू, जैसा कि अपीलकर्ता ने आरोप लगाया था, क्या कभी-कभी ऐसा होता है कि कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल एफआईआर वगैरह का वास्तव में हिसाब बराबर करने या किसी पर दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है? देखिए, कानून का दुरुपयोग होने की आशंका तो हमेशा रहती है। इसीलिए अदालतों का काम है कि वो हर मामले को तथ्यों और कानून की कसौटी पर बारीकी से परखें, जैसा उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में किया। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रक्रिया ही सजा न बन जाए। हाँ, ये सोचने वाले बिंदु हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। जी। उम्मीद है जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले का ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रहा होगा। उम्मीद तो यही है। धन्यवाद।